हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राघव शर्मा म्यूज़िक चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हमारा जून का सेशन चल रहा है गाइस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम ध्रुवाओं के बारे में बात करेंगे। जो 5 प्रकार की ध्रुवाएँ बताई गई है उसमें नाट्य के अंतर्गत क्या बताया गया है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज, आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ध्रुवा गीति का वर्णन या ध्रुवा का वर्णन नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में किया गया है। गाइस, यहाँ पर भरत ने ध्रुवा और गीत जो 2 प्रकार के प्रबंध जो माने हैं उनको नाट्य के अंतर्गत रखा था उन्होंने। तो नाट्य के अंतर्गत उसका प्रयोग किया गया, तो उसके ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। चलिए बात करते गाइस, ध्रुवा गान क्या है। नाट्य या नाटक में पात्रों के चरित्र को उभारने के लिए जिन छंदोबद्ध गीतों का प्रयोग किया जाता है उसे ध्रुवा गान कहते हैं। गाइस, ये तो हुई डेफिनेशन की बात कि ध्रुवा गान क्या होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। इस गायन के साथ मृदंग या पुष्कर वाद्य की संगति की जाती है। यानी कि मृदंग को उस काल में क्या कहा जाता था? पुष्कर कहा जाता था। जो अवनद वाद्य है, भरत ने उन्हें जो है पुष्कर कहा है। तो यहाँ पर पुष्कर संज्ञा इस प्रकार प्रयोग की गई है। तो जो ध्रुवा नाट्य जब उसके साथ संगीत किया जाता था तो उसमें जो संगत के लिए वाद्य होता था वो मृदंग वाद्य प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। ध्रुवा गान के प्रथम 3 आवर्तनों में केवल गान आलाप होता था। यानी कि जब नाट्य चल रहा होता था तो उसमें सिर्फ एक आलाप होता था। आप नाटक वगैरह देखते होगे तो उसमें जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है एक आलाप में, तो वो उस तरह का जो है गान होता था। इसके बाद क्या होता था, जो हमारा चतुर्थ खंड है, चौथे खंड में मृदंग वाद्य प्रारंभ होता था। फिर जो चतुर्थ खंड है उसमें जो है मृदंग वाद्य भी बजाया जाता था। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ध्रुवा गान के मुख्य 5 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रावेशिकी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रावेशिकी में नाट्य के समय जब पात्र मंच पर प्रवेश करते समय जो गीत प्रयोग होते थे, यानी कि जब कोई मान लो नाटक करने वाला व्यक्ति जब कोई रोल प्रस्तुत कर रहा है और मंच पर जब वो जा रहा है तो उस समय जो प्रयोग किए जाने वाले गीत होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्रावेशिकी। यानी प्रावेशिकी का मतलब है प्रवेश करना, किसी मंच पर प्रवेश करना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं गाइज, अक्षेपिकी। अक्षेपिकी क्या होती है? क्रम में परिवर्तन करके जिस ध्रुवा गान क्रम में परिवर्तन करके जिस ध्रुवा का गान हो, सॉरी गाइज, क्रम में परिवर्तन करके जिस ध्रुवा का गान हो उसे अक्षेपिकी कहते हैं। जैसे पहले क्या है, करुण रस से शुरू हो रहा है, फिर वो परिवर्तित होकर वीर रस में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे क्या कहा गया? अक्षेपिकी। यानी अक्षेपण करना, यानी कि हस्तक्षेप। आप उससे याद रख सकते हैं, जैसे किसी चीज़ में हस्तक्षेप किया जाता है उसमें, तो यानी कि जैसे पहले कोई रस का किसी और रस की उत्पत्ति हो रही है, उसके बाद फिर किसी और रस की उत्पत्ति हो रही है, तो अक्षेपिकी इस प्रकार से यहाँ पर इसको बताया गया है। अब गाइज, अक्षेपिका 2 प्रकार की होती है, द्रुत और विलंबित। यानी कि जब द्रुत गान चल रहा होगा तो उसमें भाव भी उस तरह से उत्पन्न होगा, और जब विलंबित गान चल रहा होगा तो उसमें उस तरह का भाव उत्पन्न होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं गाइज, निष्क्रामिकी। तीसरे प्रकार की जो हमारी है ध्रुवाएं है वो है निष्क्रामिणी। तो इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। किसी अंग की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत, यानी कि जब किसी अंग की, यानी किसी अंग का मतलब जब किसी पात्र का रोल खत्म हो रहा है, किसी अंग की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत, जब किसी पात्र का रोल पूरा हो जाए, है ना, मंच से बाहर जब वो चला जाता है, यानी कि स्टेज में उसकी भूमिका पूरी हो गई और अब वो मंच से बाहर जा रहा है, तो उस समय जो गाया जाने वाला गीत है वो है क्या है? निष्क्रामिकी। यानी निष्क्रमण करना, यानी किसी चीज़ को बाहर करना।
अब गाइज अगला पॉइंट्स हम देख लेते हैं प्रसादिकी। प्रसादिकी में क्या बताया गया है? चित्त मन को प्रसन्न करने वाली प्रस्तुति, यानी कि जो ऐसी प्रस्तुति जब आप किसी मंच पर नाट्य देख रहे होते या किसी मूवी को देख रहे होते तो उस पे जो पात्र जो रोल करते हैं, जब वो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे या ऐसी गतिविधि कर दे जो मन को चित्त कर दे, आनंदित कर दे, तो उसे क्या कहा गया? प्रसादिकी कहा गया। हम आजकल जो ये मूवीज़ देखते, नाटक देखते गाइज, तो ये पूरा नाट्य शास्त्र का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो भरत मुनि जी ने पहले से निर्धारित कर दिया था कि इसमें किस तरह की गतिविधियां होगी। अब गाइज हम अंतिम गीति का वर्णन कर लेते हैं, ध्रुवा का वर्णन कर लेते हैं, ध्रुवा गीति का। तो अंत में है गाइज अंतरा। अंतरा में क्या बताया गया गाइज? दो रसों के बीच का गान। जैसे करुण रस से श्रृंगार रस में जब गायन परिवर्तित होता है, यानी कोई करुण रस का कोई सीन चला है या उसकी स्क्रिप्ट चली हुई है, तो उसमें उस तरह का संगीत प्रयोग होगा। और उसके बाद फिर वो जब परिवर्तित होकर उसमें कोई दूसरा सीन आ रहा है, श्रृंगारिक सीन आ रहा है, तो गाइज उसमें जो प्रयोग किए जाने वाला गीत या गायन है उसको क्या कहा गया? अंतरा कहा गया। तो ये तो थी गाइज 5 प्रकार की ध्रुवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कि क्या क्या इसमें किस तरह से विभाजित किया गया था। अब हम आगे बात कर लेते हैं गाइज। 5 ध्रुवाओं के 6 उपभेद बताए गए हैं। वो किस प्रकार के भेद है गाइज? पहला भेद है शीर्षिका। शीर्षिका यानी प्रवेश के आधार पर शीर्षक स्थान पर रहने वाले उपभेद, उन्हें क्या कहा गया? शीर्षिका, यानी कि प्रथम स्थान पर रहने वाले भेद। उद्धृता। उद्धृता उसमें क्या बताया गया गाइज? इसमें गमन, आवागमन यानी आना और जाना तथा भ्रमण आदि की चेष्टाएं करते हुए, यानी जब कोई पात्र जो है आ जा रहा हो और उसमें जो उस प्रकार की जो चेष्टाएं की जाती है, तो उसे क्या कहा गया? उद्धृता। अब गाइज तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। ये 6 इसके उपभेद है गाइज, ध्रुवा के 6 उपभेद है। तो अनुबद्धता में क्या बताया गया? बांध कर रखना, यानी कि क्या है? गीत, पद, लय, वाद्यों का प्रयोग, विराम कहाँ पर देना है, कहाँ पर रुकना है, कौन से क्रम में चलना है, इसमें जो सारा जो निबद्ध गान जैसा आप समझ सकते हैं इसको। तो अनुबद्धता यानी किसी चीज़ को किसी उसमें पैरामीटर में बांध देना। तो अनुबद्धता यहाँ पर इसका उपभेद माना गया। उसमें जो है कैसे क्रम से शुरू करना है, कहाँ पर रुकना है, कितना रुकना है, तो इसके बारे में बात की गई। अब हम बात कर लेते हैं गाइज चौथे पॉइंट्स के बारे में। विलंबिता। विलंबिता क्या है गाइज? यह द्रुत विलंबित लय के भेद द्वारा चित्त और चेष्टाओं को बताती है। यानी कि विलंबित लय चल रही है, फिर द्रुत, फिर विलंबित, तो उसमें जैसे जैसे लय चलती है, यानी जिस प्रकार का गाना चलता है, तो हमारा चित्त जो मन होता है, हमारी जो चेष्टाएं होती है, वो भी परिवर्तित होती जाती है, बदलती जाती है। ये सारी चीज़ें गाइज अनुभव करने की भी है, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। तो आप इन्हें अनुभव भी कर सकते हैं। जब आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हैं, तो उसमें जब युद्ध हो रहा होता है या कहीं फाइट चल रही होती है, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं उस तरह का जोश उत्पन्न हो जाता है। या कहीं ऐसा सीन चल रहा है जिसमें रोने धोने वाला काम चल रहा है, तो उसमें गाइज फिर हमारी आंखें भी कहीं ना कहीं नम हो जाती है। तो यहीं पर यह विलंबिता के बारे में बताया गया और लय को भी साथ में इसमें बताया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं गाइस 5वें पॉइंट्स के बारे में। अड्डिता। अड्डिता में क्या बताया गया? इसमें श्रृंगार रस का वर्णन होता था। अड्डिता में क्या है? जब श्रृंगारिक कोई गतिविधि चल रही है तो उसमें श्रृंगारिक रूप से गाना प्रस्तुत किया जाता था, तो उसे अड्डिता कहा गया। अब है गाइस अगला पॉइंट्स अपकृष्टता। अपकृष्टता क्या है? इसमें करुण रस का वर्णन होता था। देखो पहले तो करुण और श्रृंगारी को इकट्ठा किया था, अब इसको अलग अलग कर दिया अड्डिता और अपकृष्टता में। तो गाइस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अड्डिता में किया गया, स्टेटमेंट दी जा सकती है, कथन निष्कर्ष में दिया जा सकता है। यानी प्रश्न बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, किस तरह से भी एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। तो अपकृष्टता में क्या था गाइस? जिसमें करुण रस का वर्णन होता था। अब गाइस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, भारत ने अवनद वाद्यों को 2 श्रेणी में बांटा, अंग और प्रत्यंग। तो देखिए, एक तो उन्होंने तत्वाद्यों को बांटा, दूसरा उन्होंने अवनद वाद्यों को भी 2 श्रेणी में बांटा। अंग यानी कि जिनको स्वर में मिलाया जाता है, प्रत्यंग जिनको स्वर में मिलाने की प्रथा नहीं थी। जैसे आपका
भूमि दुदुम्बी है आपका, यानी कि जो आज हमें जो है ढोल के रूप में देखने को मिलता है उसका परिष्कृत रूप। और अंग में जैसे आपका तबला आ गया, मृदंग आ गया, पखावज, जिस तरह का ये जो वाद्य है जो सुर में मिलाए जाते थे, यानी किसी पर्टिकुलर स्वर में मिलाए जाते थे। लेकिन प्रत्यंग के अंतर्गत जैसे ढोल आ गया आपका, लोक वाद्य दुमाना आ गया, तो इनको कोई पर्टिकुलर सुर में नहीं मिलाया जाता था। एक आइडिया के रूप में इनको जो है, जैसे ढोल है तो उसको थोड़ा सा कसा जाता था, लेकिन दुमाना आप देखेंगे तो दुमाना को किसी भी सुर में नहीं मिलाया जाता गाइज। वो पहले से जो भी उसका सुर होता है, पहले से जो से मढ़ा जाता है उसको, तो उससे जो भी ध्वनि निकल रही होती है वो पहले से ही वैसी की वैसी है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं आगे ध्रुवाओं के 7 अंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमने ध्रुवाओं की 5 प्रकार के बारे में बात की, जैसे प्रावेशिकी, अक्षेपिकी, प्रसादिकी, अंतरका और निष्क्रामिकी। उसके बाद हमने ध्रुवाओं के उपभेद के बारे में बात की, जैसे शीर्षका, उद्धता, अनुबद्धता, विलंबिता, अर्डिता, अप्रकृष्टता। तो इसी प्रकार गाइज अब ध्रुवाओं के 7 अंग भी बताए गए, तो वो कौन कौन से है उस पर हम बात करते हैं। तो गाइज जैसे एकक है, दूसरा है आपका विविध है, तीसरा आपका कृत है, चौथा आपका प्रस्वार है। यह 4 अंग का ही यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है, यानी कि वैसे तो टोटल तो 7 बताए, लेकिन यहाँ पर जो है 4 अंग का ही वर्णन मिलता है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं ध्रुवाओं के प्रयोग में 4 जातियाँ कौन सी थी। ध्रुता, चपला, अपकृष्टता, धृति। ये तो गाइज कई बारी प्रश्न आया है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और यूजीसी नेट का एग्जाम पहले भी दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ध्रुता, चपला, अपकृष्टता, धृति ये ऑप्शन में आपको मिलान के लिए भी मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको ये दिखेंगे। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और गाइज एक और पॉइंट्स है यहाँ पर, भरत ने नाट्य शास्त्र के 28वें यानी अतोध्याध्याय में 2 ग्राम यानी षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का वर्णन किया है, यानी कि जो है 3 ग्रामों का वर्णन भरत के नाट्य शास्त्र में भी नहीं मिलता है गाइस। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भरत ने कितने ग्रामों का उल्लेख किया, तो 2 ग्रामों का उन्होंने उल्लेख किया, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। और कौन से अध्याय में मिलता है? 28वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और गाइज आप वीडियो को पूरा देखें और फिर उसमें एनालिसिस करें कि ये जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो कितने इम्पोर्टेंट्स है परीक्षा की दृष्टि से। एग्ज़ाम कोई भी हो, NBS हो, KBS हो, UGC नेट हो, सेट हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर संगीत के क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ासकर एजुकेशन की फील्ड में, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपको YouTube पर और भी बहुत सारे संगीत विषय के अध्ययन से संबंधित चैनल मिले, जिसमें कि स्मार्ट क्लासेस होती है, TTP के थ्रू के माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है। एक अच्छी PDF सामने जो है, जिसको बोलते एक प्रोफेशनल स्टडी कराई जाती है चैनल के ऊपर, तो वो भी गाइज हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर इस पर ना जाएं कि यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं तो आप जो है यहाँ इस जानकारी को स्किप कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। आप पहले जानकारी इम्पोर्टेंट रखती है, वो चाहे स्मार्ट क्लासेस में हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट्स हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और गाइज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने की हमारी जिज्ञासा आगे बढ़ती है। तो गाइज आज का हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।